हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अपनी क्लासेस। तो ये हमारी सीरीज चल रही है, जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे अप्रोच किया जाता है उनके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस लेके, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है जी। अब जो सोल्यूशन चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, जो नेक्स्ट चैप्टर है बचे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेई एडवांस में लास्ट 15 ईयर्स, ठीक है, तो मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि अप्रोच क्या रहती है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो याद रखिएगा, साथ में बने रहिएगा, आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, यहाँ पे अप्रोच सीखने को मिलेगी कि हम अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन, जे एडवांस के क्वेश्चंस को। तो देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2009 में आया बच्चे जे एडवांस में, पेपर 2 था, मल्टीपल करेक्ट। याद रखें, सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टीपल है, पहले ये भी आप रखेंगे। तो मतलब दो या दो से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करना है, कहता हमें हमेशा जो मैंने आपको बताया पहले वही बात कि रोशन आपकी जो भी क्वेश्चन होगा उसको हमने रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, क्या डाटा दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ, हमें क्या निकालना है उसके बारे में हम पता करेंगे। कहता फॉर द रिएक्शन NO3 नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, NO3 नेगेटिव आयन है एक्वा सॉल्यूशन में, कहता E डिग्री इज 0.96 वोल्ट है। देखो, कहता NO3 नेगेटिव की असल में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये मतलब किसकी, एक्वास NO3 नेगेटिव की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है जी, पता चल गया पॉजिटिव है। वैल्यूज ऑफ E डिग्री फॉर सम मेटल आयन, कुछ मेटल आयंस की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो गिवन है, जैसे दिखा वेनेडियम, आपका मरकरी, आयरन और आपका एयू किसको बोलते हैं आप, गोल्ड। तो कहता है पेयर्स ऑफ मेटल दैट इज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 नेगेटिव इन एक्वा सॉल्यूशन इज, ऑप्शन गिवन है। कहता वो पेयर ऑफ मेटल बताओ जो NO3 नेगेटिव ऑक्साइड कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, NO3 नेगेटिव अगर ऑक्साइड करेगा किसी को तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, इस पे कंसेप्ट सिंपल आता है कि अगर खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्साइड करना है तो खुद की पोटेंशियल हाई चाहिए। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर खुद की हाई होगी तो मैं रिड्यूस होऊंगा और दूसरे को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज कर दूंगा। ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट रहेगा मेरे बच्चे। तो कंसेप्ट सिंपल है, इसमें कंसेप्ट ये था कि E डिग्री वैल्यू हाई होगी, अगर हाई है तो क्या होगा, वो रिड्यूस होते हैं, मतलब रिडक्शन होती है वहां पे। ठीक है जी। तो यहां पे हमने वही चेक करना है। देखो, अगर NO3 नेगेटिव ऑक्सीडाइज करे तो ऑक्साइड किसको करेगा, अगर इसकी खुद की वैल्यू हाई होगी तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। कहने का मतलब उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो चेक कर लो, इसका 0.96 है। ठीक है, पहले आते हैं वेनेडियम, नेगेटिव में है जी पहले ही, तो ये तो होगा ही होगा, ऑक्साइड करेगा। फिर प्लस 0.86, ऑब्वियसली 0.96 से जो 0.86 है वो कम है, तो मतलब Hg भी होगा ऑक्साइड। आयरन प्लस 0.77 कम है जी, बिल्कुल होगा। 1.40 वोल्ट ये नहीं होगा, मतलब ये तो मतलब NO3 नेगेटिव किन किन को ऑक्साइड कर सकता है, उन सबको ऑक्साइड कर देगा जिनकी वैल्यू क्या है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है इससे क्या है, कम है। ठीक है जी। तो किस किस को करेगा, वेनेडियम को करेगा, Hg को करेगा, Fe, इन तीनों को करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक करो, वेनेडियम एंड Hg है, हाँ जी ठीक है। Hg एंड Fe है, ठीक है। Fe एंड Au है, नहीं जी। Fe एंड वेनेडियम है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से सही हुए हैं, A B D। कंसेप्ट सिंपल याद रखेंगे, अगर हमें कोई मेटल कोई भी दिया हो, कोई पेयर दिया हो, अगर जितनी वैल्यू हायर होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी वो रिड्यूस होते हैं, वहां रिडक्शन होती है, और जितनी वैल्यू कम होगी, अगर लोअर वैल्यू होगी तो वहां ऑक्सीडेशन होती है, मतलब ऑक्साइड हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूं कंसेप्ट सिंपल है। E डिग्री हाई वैल्यू तो रिडक्शन होती है, अगर E डिग्री वैल्यू लोअर है, लो है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। बस इतना सा कंसेप्ट था बच्चे, आपको बाकी सब पता था, मैंने आपको बता दिया कि हमने बस उसको क्या करना था, कंपेयर करना था, बस हमने यही चेक करना था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आज तो ये 2009 में है, वैसे आपके AID JEE मेंस में ऐसे क्वेश्चन अब आना बहुत स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, वहां पे बहुत कॉमन दिखाई देते हैं IIT JEE में और आपकी JEE मेंस में और नीट में। ठीक है, बाकी कंसेप्ट आपको याद रखने हैं जी,
भूलना नहीं है कंसेप्ट क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2010 में जी एडवांस में पैराग्राफ क्वेश्चन था। अब देखो सॉल्यूशन हमने किया, वहां पे पैराग्राफ कोई बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिला। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहां से क्लियर कट है कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपकी नॉलेज अच्छे से चेक होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो पैराग्राफ बेस था, और पैराग्राफ बेस में जाके सिंगल करेक्ट होते हैं जी, ठीक है, वो कभी मल्टीपल करेक्ट नहीं होते। हाँ वो अलग बात है, जी एडवांस अपना हमेशा बदलती रहती है चीजें। अगर उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ पेपर अच्छे से पढ़ लें कि क्या कहा उन्होंने, हो सकता है वो मल्टीपल करेक्ट, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता। वो जो जी एडवांस है वो अपनी अनप्रडिक्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है, बच्चे याद रखें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता था कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनसाइड बायोलॉजिकल सेल, कोई बायोलॉजिकल सेल होगा, इज एटलीस्ट 20 टाइम्स हायर होनी चाहिए देन आउटसाइड, ठीक है। कोई सेल के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल सेल ले लो, पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन अंदर की तरफ होगी वो ज्यादा होगी, कितनी 20 टाइम्स होगी एटलीस्ट। द रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इंपॉर्टेंट इन सेवरल प्रोसेसेस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वजह से जनरेट होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, सच एज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस एंड मेंटेनिंग द आयन बैलेंस, ठीक है जी। यहाँ पर कैसे हमें समझ आ रहा है। उसके बाद कहता है अ सिंपल मॉडल फॉर सच कंसंट्रेशन सेल, ध्यान देना यहाँ पे एक बात आई है, फॉर सच कंसंट्रेशन सेल। ये कंसंट्रेशन सेल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बात करूंगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। इन्वॉल्विंग अ मेटल एम, कोई कंसंट्रेशन सेल है इन्वॉल्विंग अ मेटल एम, उसमें मेटल एम है, उसकी आपको ये गिवन रिप्रेजेंटेशन उस सेल की, आपको सबको पता होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ये आपका जो इस तरफ लिखा होता है ये एनोड है, ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है ये सॉल्ट ब्रिज है, और जो इस तरफ होता है वो आपका क्या होता है, कैथोड होती है। पहले की एक बात बता दूं, कंसंट्रेशन सेल में हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। जो ये है ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को डिफाइन करती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन में बताएंगे आपको। कंसंट्रेशन सेल ये समझे गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है, पहले बोल रहा हूँ, लेकिन सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज नहीं होता। क्या फॉर द अबव सेल द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल, जो सेल पोटेंशियल इतनी आई है जी 70 मिलीवोल्ट। क्या फॉर द सेल, क्वेश्चन की बात कर रहा है, कहता है ठीक है। अब देखो फॉर द सेल डिस्क्राइब्ड अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन में क्या है, ई सेल है और डेल्टा जी है। वैसे उसे बता दिया जो ईएमएफ है उसका पोटेंशियल 70 मिलीवोल्ट है मैग्नीट्यूड में, साइन नहीं पता है तो साइन हमें पता करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं मेरे बच्चों। तो यहां पे जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी आपका कंसंट्रेशन सेल क्या चीज होती है, कंसंट्रेशन सेल के बारे में आपने जानकारी है वो रखनी है। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आपकी दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसी हो सकती हैं, और जो आपका क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा जिसमें वो डिप की जाएगी वो भी, पर लेकिन उनके डिफरेंट कंसंट्रेशन पे होंगे। कहने का मतलब ऐसा दिखाई देता है कंसंट्रेशन सेल कुछ लाइक दिस। यहाँ पे कोई एसपीएम होता है, ठीक है जी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड इमर्ज होती हैं, ठीक है, इमर्ज होती हैं। यहां से हम की रखते हैं, यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं, एमीटर लगा दो आप यहाँ पे कोई भी, ठीक है। गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे याद रखें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे कोई एसपीएम होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होगा जैसे कंसंट्रेशन C1 होगी, यहाँ पे C2, तो मतलब जो बेस होता है यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो उनकी कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जनरेट होता है, किसमें, कंसंट्रेशन सेल में। जबकि वहां पे क्या था, जो गैल्वेनिक सेल सिंपल सा गैल्वेनिक सेल होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डे सेल एग्जांपल ले लेते हैं, जो जिंक और कॉपर ZnSO4 CuSO4 से बनता है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छा समझाया गया उसको। तो वहां पे कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर रखते हैं, तो वहां डिफरेंस किसकी वजह, रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जो केमिकल एक्टिविटी होती है अपने इलेक्ट्रोड्स पे। लेकिन यहाँ पे किसकी वजह से जनरेट होगा, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है दो सॉल्यूशन की, उनकी वजह से। डिफरेंस ध्यान रखिएगा दोनों में कि, लेकिन कंसंट्रेशन सेल इज अ टाइप ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, बट इसमें क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। देखो जब भी ऐसा आपको गिवन होगा मेरे बच्चे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, तो आपके दिमाग में हमेशा याद आना चाहिए कि मुझे इक्वेशन लिखनी है कि एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, ये हमेशा लिखना है, ठीक है, चाहे पूछा नहीं, क्योंकि उसका हमें जरूरत पड़ सकती है। देखो ये कहता कि एम सॉलिड कन्वर्ट हुआ जी एम पॉजिटिव में, और उसी इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ये कहां पे है, एनोड पे। इस तरफ
एनोड होता है और आपके उस तरफ कैथोड होता है। कैथोड पे क्या हुआ, कहता एम पॉजिटिव एक्वास, कंसंट्रेशन गिवन है, इसी कंसंट्रेशन गिवन थी, याद रखिए कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एम पॉजिटिव है और ये कौन सा एम पॉजिटिव, एनोड वाला, यहाँ पे मैं एनोड लिखता हूँ, ठीक है, 0.05 मोलर प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये कौन सा है, ये कैथोड वाला है, कैथोड प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हुई ऑक्सीडेशन, ये हुई रिडक्शन, ठीक है। जहां पे एनोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड पे वैसे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, बात आती है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, फंक्शन चेंज नहीं होती, उनके साइन चेंज होते हैं। याद रखना हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होगी, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मतलब डेली गैल्वेनिक सेल मान लें चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मान लें, आप कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन नहीं भूलना। आगे चलते हैं, ठीक है जी। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा उसको देख रहे हैं एम पॉजिटिव एक्वास, कैथोड बच रहा है कन्वर्टिंग टू एम पॉजिटिव एनोड, ठीक है जी। कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोलर और इसकी 1 मोलर गिवन दीजिए हमें, 1 मोलर गिवन है। तो कहता हमें क्या निकालना है, ई सेल, वैसे उसने बताया होगा हमें कि मॉड ई सेल पता है, लेकिन हम अपनी तरफ से निकालेंगे, देख तो नहीं बात। ई सेल क्या होते हैं जी, नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, नर्स इक्वेशन ये होती है आपकी डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ क्यूसी, क्यूसी क्या होता है, क्वेश्चन कोएफिशिएंट सबको पता है, केसी पे अलग चीज है, केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो भी समझाएंगे, लेकिन अगर क्यूसी है तो कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाती हैं, आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहां पे लॉग में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है एम पॉजिटिव एनोड अपॉन एम पॉजिटिव कैथोड, याद रखेंगे। लॉग में क्या होगा, कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की है अपॉन रिएक्टेंट, असल में ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ही होता है, आपको याद होगा सब कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा ही होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ई डिग्री सेल आपको पता है, देखो जो सेल है वो सेम ही है जी, मतलब आपका सॉल्यूशन सेम होगा, सॉल्यूशन सेम हो, इसका ई डिग्री उसका ई डिग्री सेम, तो ई डिवीजन क्या होगा 0, क्योंकि ई डिवीजन क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, तो अगर आपका सॉल्यूशन ही सेम है, ठीक है, सेम से बने, तो उनका ई डिग्री क्या होगा बच्चे, सेम होगा, 0 हो जाएगा, तो ई से आ जाएगा माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन, कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लॉग एम पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है जी एनोड पे 0.05, इसको मैं 5 × 10⁻² कर देता हूँ, और कैथोड पे कितनी है 1 है, ठीक है जी। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, माइनस 0.059 डिवाइड बाय 1, इसको log m into n, log m into n इज इक्वल टू log n प्लस log n, ठीक है, मैं वो फॉर्मूला लगा रहा हूं जी, log 5 प्लस log 10⁻², ये -2 आगे आएगा, आपको पता होगा log 10 क्या होता है, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है जी। तो माइनस 0.059 log 5, ये आ जाएगा -2, क्यों, याद रखिएगा लॉग की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, लॉग पहले log m into n इज इक्वल टू log m प्लस log n, याद रखिएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी यूज हुई है कि log x रेज टू पावर समथिंग a होता है, तो इज इक्वल टू a टाइम्स log x, ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज हुई है यहाँ पे, तो इसका आंसर -2 ही आ जाएगा। log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी मोटी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि log 2 0.301, log 3 0.477, log 4, देखो 4 को कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log 2, ठीक है जी। log 2 आपको पता ही है, log 5 जो होता है 0.698 होता है, याद रखेंगे 0.698, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.698 माइनस 0.059, वैल्यू होगी 0.698 -2, तो आपको दिख रहा है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो ई सेल पॉजिटिव है, ये बात क्लियर कट होगी, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पूछी उसकी, मुझे बतानी भी नहीं है, उसने सिर्फ मुझसे क्या पूछा है, साइन पूछा, तो ई सेल पॉजिटिव होगा। फिर कहता ई सेल पॉजिटिव है जी, डेल्टा जी के बारे में बताएं, सबको पता है जो डेल्टा जी होता है
डेल्टा जी की वैल्यू थी माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है जी। तो अगर ई सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमें कि ई सेल पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव, तो आंसर इज बी। सिंपल याद रखेंगे, ये हमें वहां पे चेक करना पड़ता है बच्चे, इसको याद रखेंगे ये मैंने कैसे किया है कि कभी भी रिप्रेजेंटेशन गिवन हो आपको कैथोड एनोड पे क्या हुआ है वो जरूर लिखना आना चाहिए। और ये ओवरऑल रिएक्शन होगी, ये कहाँ था हमारा, एनोड पे था, और ये रिएक्शन कैथोड पे थी, और ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी कि ओवरऑल क्या हुआ है। ध्यान रखेंगे इन बातों का, ठीक है। उसके ओवरऑल रिएक्शन को देख के आप ये लिख सकते हैं। याद रखना जो नॉस्ट इक्वेशन है वैसे वो हाफ सेल पे भी लग सकती है और कंप्लीट सेल पे भी लग सकती है, ठीक है जी। तो जो आपने यहाँ पे कंसेप्ट सीखे हैं वो याद रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके, ये पैराग्राफ बेस्ड है, इसका सेकंड क्वेश्चन भी था मेरे बच्चों। उसका सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था सेकंड भी। मैं ये रफ करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जी। इसका सेकंड क्वेश्चन था मेरे बच्चों, कहता इफ द 0 पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन, इफ द 0.05 मोलर solution of M positive is replaced by 0.0025 capital M, the molar M positive solution, then the magnitude of the cell potential, तो कहता then the magnitude of cell potential, जो सेल पोटेंशियल होगा उसका मैग्नीट्यूड बताओ। ऑप्शन गिवन थे जी आपको, ऑप्शन ए है 35 मिलीवोल्ट, बी 70 मिलीवोल्ट, सी 140 मिलीवोल्ट एंड डी है 700 मिलीवोल्ट, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। तो अब क्या करेंगे, अब इसको करना है जी, उसने कुछ नहीं कहा, उसकी बस लैंग्वेज पढ़िएगा। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज बहुत आसान सी लैंग्वेज है। उसने कहा कि जो 0.05 मोलर वाला सॉल्यूशन है अगर उसको 0.025 मोलर कर दिया जाए तो जो सेल पोटेंशियल है मतलब ई सेल है वो क्या होगा। तो ई सेल क्या होगा देखो जरा, मतलब ई सेल की वैल्यू क्या होगी, पहले उसे कितनी 70 भी कहा था है ना, पहले कितनी कहा था 70, मतलब ई सेल जो पहले 1 गिवन था वो 70 मिलीवोल्ट था, उसका मैग्नीट्यूड सबको पता है, इसकी वैल्यू फॉर्मूला सबको था। तो आपके सामने मैं यहाँ पे लगा के आया हूँ, यहाँ पे देखो जरा, ये दिख रहा होगा आपको। तो मैं अगर मैं इसको सेम यहाँ पे अप्लाई करूँ -0.059 डिवाइड बाय 1 लॉग, कौन सी चेंज हुई है, कंसंट्रेशन अनोड वाली है ना, तो 5 × 10⁻² होगा। और जो दूसरा वाला है ई सेल 2 जिसके बारे में इसने कहा है वो भी अब क्या होगा इज इक्वल टू -0.059 डिवाइड बाय 1 लॉग, कंसंट्रेशन कितनी होगी जी 0.05 से 0.0 इतनी होगी, मतलब 0.0025, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो और क्या है, दोनों को डिवाइड करो, ई सेल 2 जो आपका मिलेगा ई सेल 2 इक्वल्स टू डिवाइड बाय ई सेल 1 इक्वल टू सी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रहेगा आपका लॉग 0.0025 डिवाइड बाय लॉग 0.05 कर दो इसको। ये आसान मेथड है, यहाँ पे कैलकुलेशन मुझे बड़ी नहीं करनी, आसान करनी है। देखो अब जो एक फॉर्मूला होता है, आपको एक बढ़िया फॉर्मूला आपको पता होगा सबको मेरे ख्याल से, log x टू द बेस 10 है मान लो, है ना, चाहे 10 मान लेते चलो, यहाँ पे log y टू द बेस 10, जो यहाँ पे थे इन सब दोनों की बेस 10 है, तो इसका आंसर बन जाता है log x टू द बेस y, बेस 10 हो जाता है। तो ये असल में क्या बन गया, log 0.0025 टू द बेस 0.05, है ना, इन दोनों में log 10 था बेस। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, देखो जरा ये जो 0.025 है ये 5 का मल्टीपल लग रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर तो होता ही है। असल में ये जो चीज लिखी है ये log
0.05 का स्क्वायर है और ये 0.05 बेस है। तो वही बात होगी कि अगर आपका जो x है और जो बेस है वो सेम हो जाए तो आंसर क्या आता है, पावर। वही आपका आंसर इसका 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। तो E7 कितना था जी 70, तो 70 इंटू 2 कितना आ गया 140, तो आंसर इज 140 मिली वोल्ट। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका बताया मैंने आपको मैथमेटिक्स का, ठीक है। यार क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपको समझना है क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन ने कहा क्या है, और आपके जो कंसेप्ट हैं कंसेप्ट वही सेम सेम रखने हैं, आपका बेसिक नहीं भूलना कभी। बस जो वो कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, और कभी अगर आपको समझ आ गया कि पूछा क्या गया तो जो कंसेप्ट है बेसिक वही लगा दो। बाकी आपकी ये स्किल्स हैं बच्चे, ये जो स्किल्स हैं ये मैथमेटिक्स स्किल्स होंगी आपकी, ये आप जितना मैथमेटिक्स ट्राई करेंगे आपको उतना आता रहेगा ये, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो आपका आया हुआ है 2011 में, ये सिंगल कट था ये। क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये था जेई 2011 एडवांस का क्वेश्चन है जी, सिंगल कट था, पेपर 2 में आया था बच्चे, पेपर 2 में सिंगल कट, सिंगल कट क्वेश्चन। क्वेश्चन लैंग्वेज क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन कहता, कंसीडर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है हमारे पास, ट्वाइस Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव aqueous giving twice Fe2 positive aqueous plus twice H2O liquid, ये गिवन है जी। और लास्ट में यहीं पे दिया हुआ था इसका E डिग्री, इसका जो E डिग्री है इस रिएक्शन का वो गिवन था इज इक्वल टू 1.67 वोल्ट। कहता एट Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻³ कैपिटल M PO2, PO2 का मतलब प्रेशर है जिसका 1 atm एंड pH इज इक्वल टू 3। कहता द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ऑप्शन गिवन थे जी आपको 1.47 वोल्ट, बी 1.77 वोल्ट, सी 1.87 वोल्ट एंड डी 1.57 वोल्ट। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, अगेन वही बात पढ़ना है। कहता कंसीडर रिएक्शन, ठीक है जी, जिसका आईडी कितना गिवन है, फिर कंसंट्रेशन गिवन है, लास्ट में सेल पोटेंशियल पूछा, तो सब हमें पता चला कंसंट्रेशन गिवन है, सेल पोटेंशियल पूछा, तो नस्ट इक्वेशन लगाएंगे डायरेक्टली। तो जो नस्ट इक्वेशन है वो क्या कहती है कि जो ई सेल होता है इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, ये 25 डिग्री सेल्सियस है तो जी मैं यही लूंगा, याद रखेंगे, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। Fe2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2, H2O है, आपको पता है जी प्योर लिक्विड जो होते हैं या प्योर सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी मान के चलते हैं, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट ये सॉलिड हो गया, कहीं यूनिटी हुई इसकी भी, गैस का प्रेशर दिया जाएगा जी, प्रेशर ऑफ O2 गैस, फिर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की पावर 4। तो चलिए आगे करते हैं। तो ई डिग्री सेल गिवन है जी, हमें कितना गिवन है, कहाँ पे है, ये है 1.67 माइनस 0.059 डिवाइड बाय n, n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है ड्यूरिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो कितने, आप Fe से कैन काउंट कर लो, Fe यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 है, यहाँ पे कितने में 2 पॉजिटिव में, तो मतलब Fe यहाँ से यहाँ गया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो पहले बैलेंस को देखें, बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है, 2 यहाँ पे 2 लगे तो कितना हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 टू द 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा बच्चे। तो लॉग Fe2 पॉजिटिव की पावर 2, तो मतलब Fe2 कंसंट्रेशन कहाँ है जी
ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, मतलब -3 का स्क्वायर कर दिया। प्रेशर PO2 का 1 होगा। कंसंट्रेशन H पॉजिटिव, pH 3 है जी। pH 3 का मतलब क्या होता है? pH 3 का मतलब pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ये बेस 10 होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना होगा? 10⁻⁻3। ये माइनस इधर चला जाएगा आपका, तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव कितना आ गया? 10⁻⁻3 आ गया। 10⁻⁻3 की पावर 4 है, तो कितना हो गया? -12। तो जब ये आप इनको क्या करेंगे, ये बेस सेम है, पावर एड अप हो जाएगी, ये 10⁻12 जाएगा, तो 10⁻6 आ जाएगा यहाँ पे। 1.67 - 0.059 डिवाइड बाय 4 log 10⁻6। तो ये 10 और ये बेस सेम है 10, तो आंसर 6 ही आ जाएगा इसका। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो कैलकुलेट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं 0.059 को मान लो 0.26 ले भी लेता हूँ। देखो अब मैं क्यों सब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मुझे दिख रहा है कि जो ऑप्शन है ना वो थोड़े से दूर हैं, थोड़े से अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, तो इसको मैं 0.059 को 0.06 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो 6 6 36 हो गया, तो 36 मतलब 0.36 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 0.09। तो मतलब 1.67 माइनस 0.09 कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपका आंसर क्या आएगा? 1.57 अप्रोक्सीमेट आएगा ये, 1.57 है ना। आप करके देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 1.57 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती तो करके देख लेते हैं, ठीक है। 0.09, लेकिन सब आप होशियार होंगे, मुझे पता है। अगर जी लॉ की तैयारी कर रहे हो तो सबके सब होशियार है, अगर ये लेक्चर आप सुन रही है सबके सब। तो 17 - 9 सबको बताओ कितना होता है? 17 - 9 8 ही होता है, याद कर लो, ठीक है जी। 17 - 9 8 हो गया। ये कितना बचा बताओ? 5। तो आंसर कितना आएगा? 1.58। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हमने अप्रोक्सीमेशन की थी तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या है? 1.57। याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट आप तभी कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, अगर ऑप्शन दूर है। ये चाहे जेईई में से भी लगा सकते हैं, ये वाला आप एक ट्रिक सी लगा सकते हैं ना, कि अगर दूर ऑप्शन है तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन बहुत क्लोज हुए, मान लो ऑप्शन होता 1.57, ये होता 1.55, ये होता 1.51, ये 1.52, फिर मैं अपनी क्या ना करता, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं करता, मैं इसको 0.059 लेकर ही कैलकुलेशन करता। तो ये थोड़ा बातों का ध्यान रखेंगे जी एडवांस में, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आगे, एक और चेक कीजिएगा। जो मैंने आपको बताया मेरे बच्चों वो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन उनका खास ध्यान रखें। कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपका अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे, ठीक है। आपको रीड करना आना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, ये आपका जे एडवांस में आया था बच्चे 2011 में, अगेन 2011 जे एडवांस में था, और ये सिंगल करेक्ट था, सिंगल करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन की लाइन में सुनना, कहता AgNO3 aqueous was added gradually to an aqueous KCl solution and the conductivity of the solution was measured. Conductivity of the solution was measured, ठीक है। फिर कहता the plot of conductance versus volume of AgNO3 versus volume of
AgNO3 AgNO3 एडेड शोज, वो कहता है शोज क्या शो करेगी, ऑप्शन गिवन था जी, क्वेश्चन में अच्छा है ये। द कंडक्टेंस इंक्रीज होगी थ्रू आउट, कंडक्टेंस इंक्रीजेस थ्रू आउट बी कहता है, इसको एक बार चेक कीजिएगा, ये आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा सोचिए 2 मिनट को सोचिए जरा, फिर मैं आप दूसरा ऑप्शन लिखता हूं, कहता है कंडक्टेंस डिक्रीजेस थ्रू आउट, कंडक्टेंस डिक्रीजेस थ्रू आउट। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका मोबाइल लेने गया था अपना, हाँ जी, अब करते हैं आगे जो सी ऑप्शन था, कहता था कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट, कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट and then sharply increases, ठीक है। फिर कहता है डी, कंडक्टेंस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यहां पे ऑलमोस्ट लगा था सर, कंडक्टेंस रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड देन शार्पली increases nearly constant, sorry, nearly almost constant, ये nearly बढ़ता है, almost नहीं था, nearly constant up to equivalence point and then sharply increases, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, अब क्वेश्चन को अगेन ध्यान से पढ़ो। AgNO3 ऐड किया गया ग्रेजुएट, मतलब आराम से ऐड किया, कहाँ, एक्वास केसेस सॉल्यूशन में, और जो आपकी कनेक्टिविटी है सॉल्यूशन को देखा गया, मेजर किया गया। कंडक्टेंस, देखो कनेक्टिविटी यहाँ पे है, कंडक्टेंस हम यहाँ पे मान के चलेंगे, वैसे कंडक्टेंस और कनेक्टिविटी सेम नहीं होता, पर लेकिन ये क्या बताता है कि कितना वो कनेक्ट कर रहा है आपका कोई भी सॉल्यूशन, है ना, कितनी इजीली आपका करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। वो कंडक्टेंस होती है, कनेक्टिविटी समझाएंगे जब मैं इसको अच्छे से आपके बारे में बात करूं। यहाँ पे प्लॉट है कंडक्टेंस का वर्सेस वॉल्यूम ऑफ AgNO3 एडेड, जो वॉल्यूम AgNO3 की ऐड हो रही है, और कंडक्टेंस के बारे में ग्राफ, तो कहता है क्या होगा। अब देखो सिंपल, तो मतलब AgNO3 और KCl में क्या हुई है, अरे इक्वेशन नहीं पड़ेगी, क्या इक्वेशन है आपकी, तो इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, देखो समझना पड़ेगा इसको कि क्या हुआ है, हमारी रिएक्शन कैसी हुई होगी, रिएक्शन समझना इंपॉर्टेंट है जैसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले क्या होगा, AgNO3 एक्वास प्लस KCl एक्वास, तो हमें पता क्या बनेगा, देखो सिंपल है, हमें पता है ये इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, AgCl बनेगा, लेकिन सबको पता है जो ये रिएक्शन आपने देखा 10th में पढ़ी हुई है, AgCl जो बनता है वो एक प्रेसिपिटेट होता है, तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, और बाद में KNO3 एक्वास। अब सही है, अब देखो कहता कि देखो AgNO3 और KCl को जब ऐड किया तो रिजल्टिंग मिक्सचर में क्या था, AgCl था और KNO3 था। अब कंडक्टेंस ये सॉलिड की वजह से तो नहीं होगी, तो किसकी वजह से होगी, ये जो K पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव। पहले किसकी वजह से थी, क्या था, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जब अकेला पड़ा था ये, पहले किसकी वजह से थी, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये इनिशियली बात कर रहे हैं जब वो अकेला पड़ा है। जब सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन में कौन है जी, K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव की वजह से है सॉल्यूशन में। जब आपने AgNO3 ऐड कर दिया, और देखो K पॉजिटिव तो सेम ही है, जो उसकी कंडक्टेंस सबको खॉर्डोस को पता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वो यही कहते हैं कि जो भी आपका आयन होता है उसकी जो मतलब उसकी वजह से जो भी आपका कंडक्टेंस में हिस्सेदारी होगी
वो सेम रहेगी, चाहे उसके साथ कोई भी अनायन कोई पड़ा हो, चाहे कोई दिक्कत ही नहीं है। कटायन और अनायन की बात नहीं होती, वो कहते हैं किसी पे भी हो, ठीक है। आपका जो कटायन है चाहे वो किसी अनायन के साथ हो, चाहे अनायन किसी दूसरे कटायन के साथ हो, तो खौलोश यही कहते हैं कि आपका जो पार्टिसिपेंट या ये बोल दो कि जो हिस्सेदारी होगी किसी भी आयन की एक्वा सॉल्यूशन में, जब कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो क्या रहती है, वो सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो वही मैं कहने वाला हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा हमेशा। तो मतलब यहाँ पे जो K पॉजिटिव है, ये तो क्या हो गया, कॉमन हो गया जी, पहले भी अभी भी उतनी ही होगी। Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव होता है, इनकी जो मोबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम। तो कंडक्टिविटी की तरफ जो इनकी क्या होगी, हिस्सेदारी होगी, वो भी क्या रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ठीक है जी। तो Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव की जो मोबिलिटी है वो क्या है, मोबिलिटी सिमिलर है या आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो जो कंडक्टेंस में हिस्सेदारी होगी K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव की, वो सेम होगी एज K पॉजिटिव Cl नेगेटिव की। तो मतलब कंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। अभी और देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ AgNO3 के लिए 1 मोल ऑफ KCl कंज्यूम होता है और 1 मोल ऑफ KNO3 बनता है। ये तब की बात है, वो कहते हैं कि हम ऐड करते जा रहे हैं, अभी वो गैस ऐड हो रहा है। तो कहने मतलब जो आपका KCl है उसका 1 मोल हुआ और AgNO3 का आपने 1 मोल डाल दिया, तो जो KCl है वो पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। KCl इज फुली कंज्यूम्ड, KNO3 बन जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा मेरे बच्चे, जब AgNO3 और एक्सेस में आएगा, अब अगर एक्सेस में आएगा, एक्सेस AgNO3, यहां तक क्या था, यहां तक तो सिर्फ ये था कि आपका जो कंडक्टिविटी है वो इलायंस की वजह से थी, ये नीचे के सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों की मोबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कंडक्टेंस क्या रहती, कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती तब तक जब तक 1 मोल जो KCl का 1 मोल है वो कंज्यूम नहीं हुआ कंप्लीटली, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, तो हमें वैसे पता चल गया कि डी पॉइंट आंसर आने वाले, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। मतलब जब तक 1 मोल खत्म नहीं होता, मतलब कंप्लीट कंज्यूम नहीं होता KCl, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता, तब तक तो ठीक है। जब आ गया, अगर आप और एक्सेस AgNO3 डालेंगे, और देखो KCl तो रहा ही उसके साथ रिएक्ट करने के लिए, तो सॉल्यूशन में कौन जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव एक्सेस में चले जाएंगे। अब देखो NO3 पॉजिटिव पर इतना था, ठीक है, अब एक्सेस में आ रहा है, साथ में Ag पॉजिटिव भी आ रहा है, तो कंडक्टेंस शार्पली इंक्रीज करेगी आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक्सेस से AgNO3 डाल दिया, उस टाइम पे Ag पॉजिटिव भी आ गया और NO3 नेगेटिव भी। ये K पॉजिटिव और NO3 पॉजिटिव पहले से पड़े ही थे, लेकिन अब ये क्या आ गई, ये ऐड हो जाएंगे वहां पे आके, और तो हमारी जो कंडक्टेंस होगी वो शार्पली इंक्रीज करेगी आफ्टर दी इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है बच्चे जो आपका जो रिएक्टेंस है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप एक्सेस में ऐड कर रहे हो, तो एक्सेस में ऐड होने का मतलब फिर यही रह जाएगा, और तो कोई रहेगा क्योंकि ये तो कंज्यूम हो चुके हैं आपका। तो जब भी आप इसको डालेंगे तो Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव ऐड होंगे और ज्यादा, तो जिनकी वजह से आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, डी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट समझिएगा जो मैंने कंसेप्ट समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिले आज। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगेन आऊँगा पार्ट 2 के साथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जी एडवांस क्वेश्चन करेंगे। अगेन मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे हमारी अप्रोच क्या होती है क्वेश्चंस के अंदर जी एडवांस के, ठीक है जी। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू।